नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारत में कितने प्रतिशत किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। फार्म बिल्स की जब चर्चा छिड़ी थी तब एक आंकड़ा आपने बहुत बार सुना होगा कि एमएसपी तो केवल 6% भारतीयों को अफेक्ट करता है, केवल इतने ही किसान इसका फायदा उठा पाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक कितना सही है, कितना गलत है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विद स्टैटिस्टिक्स, विद डेटा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल से सर्च कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगेन यही सेम नाम से टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। अगर आप 2021 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस स्मार्ट कोर्स से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप घर बैठकर सुरक्षित वातावरण में अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हैं यूजिंग द मल्टीपल फीचर्स ऑफ दिस स्मार्ट कोर्स। तो स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स को अवेल कीजिए। शुरुआत करते हैं ये जानकर कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब है कि ये मिनिमम वो खरीद प्राइस है जिस पर किसान से सरकार उसका अनाज खरीदती है। और इस खरीद का फायदा क्या होता है सरकार को कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पर अनाज बांटा जाता है, किसान को उचित मूल्य मिल जाता है। वरना अगर किसान प्राइवेट खरीदार को बेचेगा तो हो सकता है कि उसे वहां पर कम पैसा मिले। तो एमएसपी जो है वो एक तरह से सरकार की तरफ से एक मिनिमम गारंटी प्राइस हो जाती है कि इससे कम प्राइस पर तुम्हें तुम्हारी फसल का रेट नहीं दिया जाएगा, इससे ऊपर ही दिया जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये भारत की एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का एक अभिन्न हिस्सा है और ये एमएसपी हर साल तय करी जाती है। हर साल ये चेंज होती है, बढ़ती है, 1 या 2% की इसमें बढ़ोतरी होती है। और ये कौन तय करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाईलाइट कर लो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, सीएसीपी नाम की एक कमीशन है, एक संस्था है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ये तय करती है हर साल की एमएसपी कितना रहेगा, क्या प्राइस रहेगा। तो जैसे अभी वीट का प्राइस है वो 1975 पर क्विंटल रखा गया है। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो सीएसीपी सरकार को देती है और सरकार जनरली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो एमएसपी इस वक्त भारत में 23 कमोडिटीज के लिए तय किया जाता है, यानी कि 23 प्रकार के अनाज हैं या फिर दालें हैं जिनके लिए ये सब तय होती है प्राइसेस। तो इसमें 7 तो अनाज हैं, पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले। 5 तरह की दालें हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब यहां पर मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी कि इनमें से कौन सा क्रॉप एमएसपी के बाहर आता है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, स्पेशली कमर्शियल क्रॉप्स को याद रख लेना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी क्योंकि यहां पर केवल 4 हैं तो ऑप्शंस बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। कॉटन, शुगर केन, कोपरा और रॉ जूट। तो ये 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। सितंबर में यानी पिछले महीने जब तीनों फार्म बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, अब तो वो एक्ट बन चुके हैं, तो उसके पक्ष में जो पॉइंट रख रहे थे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन या अन्य पार्टी के लोग जो थे वो बार बार ये फिगर बता रहे थे कि एमएसपी का फायदा भारत में केवल 6% किसानों को होता है, बाकी 95% किसानों को इसका कोई फायदा नहीं है। और ये 6% में भी मेनली पंजाब और हरियाणा के अमीर किसान हैं, एलीट फार्मर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, केवल उनको फायदा होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नए फार्म बिल्स जो हैं वो सभी को फायदा करेंगे। और ये स्टैटिस्टिक आपने भी बहुत न्यूज मीडिया में देखा होगा, मैंने भी जो फार्म बिल का वीडियो बनाया था उसमें ये स्टैटिस्टिक मैंने कोट किया था। तो ये स्टैटिस्टिक आता कहां से है? इसका सोर्स है 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसकी रिपोर्ट। तो ये कमेटी का नाम था शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। इनके अधीन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हाई लेवल कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई को रीस्ट्रक्चर करने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी, शांता कुमार कमेटी। और इस कमेटी की रिपोर्ट में यह फिगर लिखा हुआ था। स्टैटिस्टिक क्या था इस रिपोर्ट में? यह स्टैटिस्टिक बताया गया था कि भारत में कुल मिलाकर 9 करोड़ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, यानी ऐसे घर हैं जिनमें खेती से इनकम होती है। और इनमें से केवल 52 लाख 5.21 मिलियन ऐसे घर हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से फायदा हुआ था 2012-2013 में। तो 2012-13 ईयर को माना गया था बेसलाइन और उससे ये स्टैटिस्टिक आया था। तो यानी कि 9 करोड़ में से केवल 50 लाख से आसपास, तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाता है 5.98 समथिंग आता है। तो 6% का ये आंकड़ा शांता कुमार कमेटी से आया था। और शांता कुमार जो है ये है शांता कुमार, ये अभी भी फार्म बिल के दौरान भी इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ये बीजेपी के पुराने नेता हैं, तो इन्होंने अभी भी फार्म बिल को बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने यही बात कही थी कि ये 6% ही फायदा पहुंचता है किसानों को, दूसरों को फायदा नहीं पहुंचता।
अब ये जो शांता कुमार कमेटी है, इसने अपना जो एनालिसिस है वो किसके बेसिस पर किया था? देखो, कमेटी ने तो जाकर पूरे भारत में सर्वे किया नहीं, वो काम कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। तो एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी की इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012-2013 की। तो उसमें इन्होंने ये कैलकुलेशन करी थी कि 9 करोड़ घर हैं जिनमें से 52 लाख को ये प्रोक्योरमेंट से, सरकारी खरीद से कोई ना कोई फायदा हुआ था। और याद रखना, फार्म ईयर जो है वो भारत में जुलाई से जून होता है। ओके, ये हमारा जो फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन इस पूरे एनएसएसओ की रिपोर्ट और शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि इन्होंने केवल चावल और गेहूं की खेती को बेसिस बनाया था, इन्होंने इसके आगे कुछ देखा ही नहीं। तो मानता हूं कि देश में सबसे ज्यादा पैदावार और सबसे ज्यादा खरीद भी इन्हीं 2 क्रॉप्स की होती है, पैडी और व्हीट की। लेकिन एफसीआई के अलावा भी दूसरी एजेंसियां हैं जो अन्य चीजों की प्रोक्योरमेंट करती हैं, जैसे कि नाफेड जो है वो चना, अरहर, तूर जैसी दाल, मूंग दाल, इन सब का प्रोक्योरमेंट करता है। ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, ये सब नाफेड द्वारा प्रोक्योर किए जाते हैं। एफसीआई मेनली पैडी और व्हीट का प्रोक्योरमेंट करता है। फिर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो कपास का प्रोक्योरमेंट करता है। उसके अलावा भारत में हजारों डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं और ये सभी डेली दूध का प्रोक्योरमेंट करते हैं। और याद रखिए, भारत में किसानों का एक बहुत बड़ा तबका जो मिल्क से आने वाली इनकम है उस पर निर्भर है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनके लिए। तो ये जो दूसरी खरीद है, ये शांता कुमार कमेटी ने काउंट नहीं करी थी। अगर हम इन सभी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दाल, कपास, इन सभी के प्रोक्योरमेंट को भी देखें तो 2019-20 का डेटा हम देखते हैं। इनका प्रोडक्शन कितना है और प्रोक्योरमेंट कितना है। प्रोडक्शन मतलब कि ये कितना प्रोड्यूस हुए हैं, इनका खेती कितनी हुई है, और प्रोक्योरमेंट यानी कि सरकार ने कितनी खरीद फरोख्त करी है या सरकारी एजेंसीज ने कितनी खरीद फरोख्त करी है। तो अगर आप देखेंगे चावल में 118 मिलियन टन का प्रोडक्शन है और यहां पर खरीद है 51 मिलियन टन, ऑलमोस्ट 43% सरकार खरीद लेती है। सेम फिगर अगर आप गेहूं में देखेंगे तो ये होगा 38.99 मिलियन टन। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 36%। तो परसेंटेज वाइज डेफिनेटली चावल और गेहूं, इन दोनों का जो प्रोक्योरमेंट है वो मैक्सिमम है। लेकिन आप दूसरों का भी देखिए, कॉटन में लगभग 30% सरकारी प्रोक्योरमेंट है। अगर आप दाल की बात करें तो 19% के आसपास, कहीं पर 6% के आसपास का ये आंकड़ा है। सरसों में 9% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है। दूध में डेयरी कोऑपरेटिव्स का प्रोक्योरमेंट देखें तो वो आंकड़े के हिसाब से आपको यहां 10% लगेगा, लेकिन इसमें भी अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन है 187 मिलियन टन, इसमें से 18.53 प्रोक्योर किया जा रहा है डेयरीज के द्वारा। लेकिन याद रखिए, ये 187 जो प्रोडक्शन है ये सारा बिकने के लिए मार्केट पे आता ही नहीं है। इसमें से आधा तो लोग अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर किसी के घर में डेली 4 किलो दूध दे रही है कोई गाय, तो 1.5-2 किलो उसके घर में भी खपत हो जाती है। तो एक एस्टिमेट है कि आधा दूध तो इन हाउस होल्ड्स में यानी इन घरों में इसकी खपत हो जाती है किसान के घर पे, और मार्केट में आता है ऑलमोस्ट हाफ। तो यानी कि 187 में आप मान के चलो कि 90 या 95 के आसपास ये आंकड़ा होगा जो आता है मार्केट में सेल के लिए। और इसमें से अगर आप ये परसेंटेज निकालोगे तो ये 10 की जगह 20% हो जाएगा। तो ये अगेन जो फैक्टर है ये कई आपको चीजों में देखने को मिलेगा। ये दालों में भी इफेक्टिव होगा, हालांकि वहां पर इतना नहीं बढ़ेगा परसेंटेज दूध जितना, लेकिन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगला उदाहरण है शुगर केन का, यानी गन्ने का। गन्ना भारत में एकमात्र ऐसी फसल है जिसके लिए सरकार कानूनन बाध्य है कि वो मिनिमम रेट कुछ देना पड़ेगा किसानों को। याद रखना, जो एमएसपी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, सरकार दे रही है एज अ पॉलिसी, उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है कि सरकार को एमएसपी देना जरूरी है। लेकिन शुगर केन के मामले में अलग है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 निकाला गया था, और तभी से एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, यानी ये भी एक तरह का एमएसपी है, इसको फिक्स कर दिया गया है गन्ना किसानों के लिए। तो हर साल एफआरपी जो सरकार तय करती है वो इन गन्ना मिलों को, किसानों को देना होता है। और याद रखिए, भारत में ऑलमोस्ट 80% गन्ना प्रोक्योर किया जाता है इन शुगर मिल्स में, और इन शुगर मिल्स से आगे किसानों को ये पैसा दिया जाता है। यानी 80% किसानों को, गन्ना किसानों को सरकारी खरीद का या सरकारी रेट का फायदा होता है। सरकार खरीद नहीं रही है, खरीद कौन रहा है? शुगर मिल्स, उससे वो आगे अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन सरकार उनको बाध्य कर देती है इन मिलों को कि वो किसानों को कुछ मिनिमम प्राइस दे, दैट इज एफआरपी। 2019-20 के सीजन में 75,000 करोड़ रुपए का एफआरपी दिया गया है, यानी किसानों को यह रकम ट्रांसफर करी गई है, गन्ना किसानों को इतने की खरीद हुई। इस डिबेट में अगला आर्ग्यूमेंट आता है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स का। मैंने आपको शुरुआत में यह बताया था कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि केवल 6% घरों को, यानी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स को इसका फायदा हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि देश में जितना चावल
प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर 43% सरकारी खरीद में जा रहा है और अगर 36% गेहूं सरकारी खरीद में जा रहा है, तो थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि केवल 6% घरों में ये कैसे जा रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल 6% किसान ऑलमोस्ट आधा चावल उगा रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट 1/3 गेहूं उगा रहे हैं। 6% ये आंकड़ा नहीं हो सकता, डेफिनेटली इट इज हायर। इसीलिए अगर हम एनएसएसओ के आंकड़ों को भी देखते हैं तो ये जो 6% वाला फिगर है, इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टैटिस्टिकली कहीं ना कहीं ये एक अनोमली नजर आती है। अगला डेटा हमें फूड मिनिस्ट्री का देखना होगा। तो फूड मिनिस्ट्री का डेटा ये कहता है कि देश में 2019-20 में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा किसान थे जिनको चावल की सरकारी खरीद से फायदा हुआ, यानी कि इन्होंने सरकार को अपना अनाज बेचा, चावल बेचा। और 40 लाख से भी ज्यादा गेहूं के किसान थे, गेहूं बोने वाले किसान थे जिन्होंने सरकारी खरीद से उन्हें फायदा हुआ है। तो 11 मिलियन प्लस 4 मिलियन यानी कि 15 मिलियन के आसपास यह आंकड़ा आ गया। इसका मतलब है कि 9 करोड़ में से 1.5 करोड़ किसान परिवारों को ये एमएसपी का फायदा पहुंचा था। अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाती है डबल काउंटिंग की, क्योंकि पंजाब हरियाणा में कई ऐसे किसान हैं जो गेहूं भी उगाते हैं और चावल भी उगाते हैं क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल है। तो अगर आप उसको भी हटा दो, यानी कि मान लो कि 1.5 करोड़ में से हम मान कर चल लेते हैं कि 25 लाख ऐसे किसान होंगे जो दोनों का फायदा ले रहे हैं, तो भी इंडिविजुअल अगर आप गिनोगे तो भी 1.3 करोड़ यानी कि 13 मिलियन के आसपास ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी से फायदा हो रहा है। और ये डेफिनेटली शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट में फिगर दिया गया था 5.2 मिलियन वाला, उससे तो डबल से भी ज्यादा है। यानी उन्होंने तो बताया था केवल 52 लाख घरों को फायदा हो रहा है, और यहां पर अगर हम फूड मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास किसान घरों को, किसान परिवारों को ये एमएसपी का बेनिफिट पहुंच रहा है। इसी तरह का डेटा अगर हम दूसरी एजेंसीज का देखें, जैसे मिल्क का डेटा हमें मिलता है एनडीडीबी के पास से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि लगभग 17 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख ऐसे किसान हैं जो डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। हम मान लेते हैं कि इनमें से आधे भी रेगुलरली दूध की सप्लाई करते हैं डेयरीज को, वो भी आंकड़ा आ जाता है 8 मिलियन यानी 80 लाख किसान। तो 80 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें मिनिमम अश्योर्ड प्राइस मिल रहा है अपने दूध का, 40 रुपए किलो हो या फिर 50 रुपए किलो, जो भी प्राइस है जगह जगह पर वो उन्हें मिल रहा है, जो गवर्नमेंट द्वारा अश्योर्ड है, एनडीडीबी द्वारा अश्योर्ड है। और इसी तरह की रिपोर्ट अगर आप कॉटन कॉर्पोरेशन की देखेंगे, शुगर केन प्रोक्योरमेंट की देखेंगे, तो इन दोनों में ही, कॉटन और शुगर केन में भी यह आंकड़ा अगेन 10 मिलियन के ऊपर चला जाता है, यानी 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। लेकिन याद रखिए इन सब में थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि गन्ना उगाने वाला किसान हो सकता है कि डेयरी में दूध भी दे रहा है, तो उसको यहां पर थोड़े से ओवरलैप भी रख रहे हैं। अगर आप ओवरलैप्स को भी माइनस कर लेते हैं तो भी कम से कम 25 मिलियन किसानों के घर हैं जिनको सरकारी प्रोक्योरमेंट से फायदा हो रहा है, 25 मिलियन प्लस। इसका मतलब कितने घर हो गए, 2.5 करोड़। टोटल कितने थे, 9 करोड़, इनमें से 2.5 करोड़। तो ये डेफिनेटली जो एमएसपी वाला आंकड़ा है वो 6% नहीं है, उसके अंदर अगर आप कॉमन वाला भी हटा देते हो, काउंटिंग हटा देते हो, तो भी 15 से 25% तक किसान ऐसे हैं देश में जिनको किसी ना किसी रूप से एमएसपी का या फिर शुगर केन के एफआरपी का फायदा पहुंच रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।